तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल टिप्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम क्लास 10th का हिंदी का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक पाठ का जो जो उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसको हम करा दे रहे हैं ताकि आपको परीक्षा हॉल में कोई आपको परेशानी ना हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, पहला पार्ट है। इसका पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के लेखक कौन है? पता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसका ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसका ऑप्शन का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा समाज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो मानता है जाति प्रथा। किसे मानता है? जाति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। कैसा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे कि दूध और पानी को मिलाएंगे तो मिलता नहीं कि दूध है कि पानी है, साफ उजला हुआ है। तो उसी तरह अंबेडकर के अनुसार ये होना चाहिए। तो इसका आंसर का बी हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि आपको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट गेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो कि आपका SST का भी एग्जाम रद्द हुआ है, उसका भी वहाँ पर आपका गेस्ट उपलब्ध है, तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इसका हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन का भी वहाँ पर गेस्ट उपलब्ध है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कब? 14 अप्रैल 1891। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर का रेटिंग्स एंड स्पीच हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो यह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसे? श्रम विभाजन। इसका आंसर का ए हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। भीमाबाई सकपाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में उन्होंने PhD क्लियर की। अगला क्वेश्चन, द कॉस्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या चीज? हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है क्या चीज? जाति विभाजन, श्रम विभाजन। कौन? श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख कारण बनी हुई है। प्रमुख एवं प्रत्यक्ष दोनों, प्रत्यक्ष एवं प्रमुख दोनों बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मूक नायक कौन है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में, दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, 20 के दांत में करेंगे। 20 के दांत से क्वेश्चन। 20 के दांत कहानी की कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। याद देखिए, जो भी क्वेश्चन करें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये करके जाएंगे तो एग्जाम में आप बिल्कुल 50-50 करके आएंगे। अगर नहीं करके जाते हैं तो फिर आपका जो होगा तो देखेंगे वो आप। कहते गिरधर कौन था? तो मदन का पिता था। किसका पिता? मदन का पिता। अगला क्वेश्चन कि खोखा किसको कहते हैं? कासू को। किसको? कासू खोखा कहते हैं। बीच में हाइफन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। अगला क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। लट्टू कितना चाहना चाहता? लट्टू। अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू कितने दांत तोड़ दिए थे? 2 दांत। अगला क्वेश्चन है ये, गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किराना थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बता दें कि ये पूरा कहानी का है। इसके बाद हम वीडियो का और लेकर आएंगे, उसमें पूरा कविता रहेगा, उसमें पद खंड रहेगा, उसमें पूरा कविता का उसमें पूरा वीडियो है। तो आप उसको प्लीज गंवाएं मत। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी डराए तो आपके पास पहुंच जाए समय से और आप उसको देख लें।
अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से एंठकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिजन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिजन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बदरघाट पटना में, बदरघाट पटना में, पटना के ही थे। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिजन शर्मा के पिताजी क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा की माता जी क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, रत्नावती। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है? कुठपुतली है। इस बात पर गर्व है किसको? माता और पिता को, माता और पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब ने खूब फटकार लगाई किसे? तो गिरधर को। किसे? गिरधर को। अगला क्वेश्चन, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो हंस। कौन? हंस। अगला क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो पिता के हाथों से। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिजन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन क्या करें? विष के दांत कहानी शीर्षक किस वर्ग के अंत विरोधी उजागर करती है? तो मध्य वर्ग की कहानी है। किस वर्ग की? मध्य वर्ग की। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हम आगे 3 पार्ट में। भारत से हम क्या सीखे? जिनके पाठ के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर। पहला क्वेश्चन ही दे दिया गया है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है कि नृवंश विधा का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन कि वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है कि दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। देखिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपका समय जितना कम से कम ले। अगला क्वेश्चन कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से? यूनान से। अगला क्वेश्चन है कि शाहनाम का रचनाकाल कौन है? रचनाकाल है कौन? 10वीं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा भारत की। जिस अगला क्वेश्चन, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो मिलता है इग्निस। इग्निस। अगला क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। 1783 में। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला क्वेश्चन कि प्रबल मानव का अर्थ क्या है? प्रबल मानव का अर्थ क्या है? तो प्रबल मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। कौन? प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन है कि हकर्स थे कौन? वनस्पति वैज्ञानिक। कौन? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1823 को। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के पिता क्या होता था? विल हेल्म मूलर। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद को। किसको? स्वामी विवेकानंद को। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरी एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो प्राचीन भाषा संस्कृत है। कौन? संस्कृत। याद कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 को। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सर्व सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को मानता है? तो भारत को। किससे? भारत को। आगे बढ़ते चलते हैं। अब आगे हम अगला पार्ट में 4 पार्ट हम नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पार्ट क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव यह है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंधकार कौन था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य किस विधा में लेखन नहीं की है? तो कहानी में। इन्होंने कहानी नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति। ये उनकी रचना नहीं है। बाकी सब उनकी रचना है। अशोक के फूल उनकी रचना है। वाण भट्ट की आत्मकथा उनकी रचना है। हिंदी साहित्य आदिकाल उनकी रचना है। बाकी माटी की मूर्ति उनकी रचना नहीं है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किससे कहा है? नाखून को। अगला क्वेश्चन है काम सूत्र किसकी रचना है? तो काम सूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन। किसको? वात्स्यायन को। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो SK साइंस क्लासेज ये कोचिंग है हमारा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज चलता है। तो अगर आप आरा के हैं
या फिर गाँव के हैं या गोहना रोड के हैं, आरा में ही पड़ता है, वहाँ के हैं तो आप बिल्कुल आप पर ऑफलाइन क्लासेज कर सकते हैं और नहीं तो ऑनलाइन क्लासेज करते रहिए। अगला क्वेश्चन कि शिक्षक, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। क्या होता है? मोम। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है? काव्यखंड। क्या है? काव्यखंड। अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौण देश के लोग। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में। कहाँ पर? जापान में। अगला क्वेश्चन है कि छोटे नखों को पसंद कौन करते हैं? तो दक्षिणात्य, दक्षिणात्य। अगला क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश। एगो बलिया बिहार में है, बलिया इनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरियां। अगला क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? पशुता का, नाखून। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषाचार्य। फिर बता दें कि टेलीग्राम पर जा करके वहां से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भेज देगा, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक का फूल की सुमित्रानंद पंत की। किनकी? सुमित्रानंद पंत की। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 1979 में। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता का हर स्तर नहीं होता है, कहाँ? वर्ग युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में, एथेंस। वायरन किस भाषा की कवि है? वायरन अंग्रेजी भाषा का कवि है। अगला क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा भी कहानी का है। इसके बाद शाम में एक वीडियो कराएंगे, लाइव भी हो सकता है, उसमें पूरा कविता करा देंगे तो आपका पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ था? इस कहानी के लेखक था 10 अक्टूबर 1912 को। अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? उच्चनाव, सानी में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद और उनकी युग किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा की मृत्यु, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 2000 में, दिल्ली में। कहाँ पर? 2000 दिल्ली में। साहित्य, साहित्य सापेक्ष रूप में होती है, स्वाधीन रूप में। किस रूप में? स्वाधीन रूप में। लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि में से है वर्जिल है। कौन है? वर्जिल है, ये लैटिन कवि है। लैटिन वो नहीं बाबू, लैटिन मीन्स होता है भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि तारक सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो इसमें 7 है। कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन है कि अगे ने तारक सप्तक कब संपादित किया? तो 1943 में। कब? 1943 में। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? तो भारत सरकार को। रामविलास शर्मा को जो पुरस्कार दिया गया उसकी राशि उन्होंने भारत सरकार को दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। क्या होता है? अति प्राचीन। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की। तो हमने 5 पाठ का भी कर लिया, अब 6 पाठ करेंगे बहादुर पाठ का। लेकिन बहादुर कहानी के बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो कौन है? रमाकांत है, अमरकांत, रमाकांत बोल रहा, अमरकांत। कौन है? अमरकांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की। अगला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी, लेखक की पत्नी। अगला क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। कहानीकार के लड़के क्या नाम था? तो किसलय। कहानीकार जो है लेखक के लड़के क्या नाम था? किसलय नाम था। अगला क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अगला क्वेश्चन है कि मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। बेतमा कहाँ है? था इंदौर के पास। कहाँ पर? इंदौर के पास, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पांड्य
प्रदेश में किस राजा का पालियम ताम्र पत्र मिले हैं? तो राजा वरुण को। अगला क्वेश्चन कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। ये देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, इसको आप मिस मत कीजिए, ना तो आपका रिजल्ट मिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? तो गुणाकर मूल्य जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन इन्होंने किस पुस्तक की पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराठी कौन सी लिपि है? मराठी कौन सी देवनागरी लिपि में आता है? पर गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? तो देवनगर। क्या कहता है? देवनगर। जी नहीं, इसको देवनगर का, गुप्तों की राजधानी पटना कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कुसुमपुर बोलते हैं, देवनगर नहीं, इसका हो रहा है कुसुमपुर। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक निबंध। कितने? 2500 से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की। किनकी? गुणाकर मूल्य की। देखिए बिल्कुल वहाँ पर जो आंसर उस पर रेड लगाया गया है, उसको रेड कलर से लिखा गया है, इससे आपको साफ साफ पता भी चल जाएगा। और यह PDF आपको कल सुबह में टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, आज नहीं। अगला क्वेश्चन कि इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल है? 13वीं सदी से। अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? 2009 ईस्वी में। कब? 2009 में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिपि कौन है? देवनागरी लिपि। कौन? देवनागरी लिपि। अगला आगे 7 चैप्टर में परंपरा का मूल्यांकन, इसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंगे। परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक की रचना है? कि किसकी रचना है? पुस्तक नहीं, रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा ज्ञान से। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता का हर स्तर नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर नहीं होता कहाँ में? तो वर्ग युद्ध में। कहाँ? वर्ग युद्ध में। क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले भी। अगला साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होते भी क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। एथेंस किस महादेश में आता है? यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप। अगला क्वेश्चन है कि बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। अगला क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि निराला साहित्य साधनों कितने खंड में रचित किया गया है? तो 3 खंडों में। अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी के लेखक कौन है? किस कहानी के लेखक, इस कहानी के लेखक जन्म कब हुआ था? मतलब किस कहानी के भाई? तो ये जो हमारा है कौन है भाई? 1 मिनट। हाँ, ये है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। इसके बाद लेखक जन्म कब हुआ था? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को। ठीक ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रखा है कि इस कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब रामविलास शर्मा जन्म कहाँ हुआ था? तो ऊंच गांव सानी में। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो कहाँ, कब और कहाँ हुआ था? 2000 दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होती है क्या चीज? स्वाधीन होती है। क्या होती है? स्वाधीन। अगला क्वेश्चन लैटिन कवि कौन है? तो वर्जिल है। कौन है? वर्जिल। अगला क्वेश्चन कि तारक सप्तक कितने कवियों की कविताएं संग्रहित की? 7। ये पेज 2 बार इसका अपलोड हो गया है। अगला क्वेश्चन कि अगे ने तारक सप्तक का कब संपादित किया? तो 1943 में। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसको दानवीर कर दी? तो भारत सरकार को। आदिम का शब्द रूप क्या होता है? तो अति प्राचीन। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज कौन है? तो नर्तक थे। वो क्या थे? तो वो नर्तक थे। क्या थे? नर्तक। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो रश्मि वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जन्म हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? तो अनुराधा। अगला क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ। अगला क्वेश्चन शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ?
तो 1965 ईस्वी में। कब? 1965 में संगीत अकादमी पुरस्कार। अगला उसके नाटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो रंगकर्मी से। किससे है? रंगकर्मी से। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज जन्म कहाँ और कब हुआ था? 4 अप्रैल 1938 को। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के प्रारंभिक नृत्य की शिक्षा किसने प्राप्त की? किनसे प्राप्त हुई? पिताजी से। किनसे? पिताजी से। अगला क्वेश्चन कि लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? तो कपिल जी से। याद कीजिएगा, लखनऊ में उनकी मुलाकात किससे हुई? तो कपिल जी से। अगला क्वेश्चन है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव लिख सकते हैं, बना के लिख देंगे, ठीक ना। अगर ये पूरा कर लेते हैं तब सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप लिख सकते हैं बना करके। अगला क्वेश्चन है, अगला बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? तो रश्मि। अगला के मास्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मक्खन। क्या होता है? मक्खन होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला के गति चमक प्रदान की? तो बिरजू महाराज ने। किसने? बिरजू महाराज ने। अगला क्वेश्चन कि बिरजू महाराज ने किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? मतलब किस उम्र में? तो 9 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष की उम्र में? तो 9 वर्ष की उम्र में। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जुड़ने में किनका योगदान था? तो कपिल जी का। किनका? कपिल जी का। अगला क्वेश्चन कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थे? 2। आगे क्वेश्चन कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? तो नृत्य कला, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है कि अविन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। कहाँ? दक्षिण फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। क्वेश्चन कि अविन्यो के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन? अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन कि वल्लनोवियन अविन्यो का अर्थ क्या होता है? अविन्यो का नया गांव। ला सत्रुज क्या है? ला सत्रुज होगा। तो ला सत्रुज ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन कि आंद्रे बेत्रो क्या है? तो कवि है। कौन है? क्या? ये कवि है। अगला क्वेश्चन कि नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किसकी कृति है? तो यह अशोक वाजपेयी के। किनकी? अशोक वाजपेयी के। अगला क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? तो ये भी उनकी है, अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी जी की। अगला क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व क्या है? तो ये शास्त्रीय गायक है। ये क्या है? शास्त्रीय गायक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंजय में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिनों तक। कितने? 19 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राजधानी क्या है? रायपुर। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो 35 कविता और 27 गद्य खंड की। उन्होंने अपने जीवन काल में 35 कविता और 27 गद्य मतलब की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, अविन्यो फ्रांस के प्रमुख क्या है? कला केंद्र है। यह कला केंद्र है। अविन्यो दक्षिण फ्रांस की मध्ययुगीन रहा। क्या रहा भाई? तो एक ईसाई मठ रहा। क्या रहा? ईसाई मठ। अगला क्वेश्चन है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है? तो ल मादामोजेल दाविन्यो। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है। क्या है? तो नदी के किनारे नदी, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, दोनों ही है। इनमें से कौन? दोनों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन था? तो ऑफिसर अवार्ड, ऑर्डर ऑफ क्रॉस। इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ए। ये था। अगला क्वेश्चन कि मछली पाठ में चलते हैं। मछली पाठ में करें कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल किस कहानी से संग्रह ली गई है? तो ये महाविद्यालय कोई कहानी उसी से संग्रह है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रखा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3 मछलियां। कितनी? 3 मछलियां। परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो भग्गू। अगला क्वेश्चन है कि नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी। दीदी का प्रेमी। मोहरा क्या है? मोहरा एक नदी है। अगला कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? संतु।
अगला क्वेश्चन है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता? तो माँ को। किसको? माँ को। अगला क्वेश्चन करते हैं। कर रखा है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने। अगला क्वेश्चन है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। कुएं में डालने के लिए। अगला उसके पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को। किसको? दीदी को। अगला क्वेश्चन है कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांद, छत्तीसगढ़। ये भी छत्तीसगढ़ के थे। अगला क्वेश्चन है कि निराला सृजन पाठ में अतिथि साहित्यकार एक किस रूप में कब से कब तक रहे हैं? तो 1994 से 96 तक। अगला, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है किससे? पेड़ का कमरा से। अगला क्वेश्चन है कि लेखक को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब सम्मानित किया गया? तो ये 1997 को। अगला क्वेश्चन है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी क्या? परछाई। क्या? परछाई। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किस पद पर थे? तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। वो क्या थे? एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर। अगला क्वेश्चन, चले नौबत खाने में मतलब कि पाठ 11 में करेंगे। पाठ 11 का ऑब्जेक्टिव करें। पाठ 11 में बिस्मिल्लाह खां का बचपन क्या था? तो अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के परदादा क्या नाम था? तो उस्ताद सलाद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के मामा क्या नाम था? तो सादिक हुसैन। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो नुमडुआ बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि रसूलन बाई थी क्या थी? तो वह गायिका थी। सुलोचना कौन थी? तो वह मंत्री थी। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर किस भाषा कवि थे? तो इंग्लिश भाषा कवि थे, अंग्रेजी भाषा के। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो रूस के। कहाँ के? रूस के। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति लेखक कौन थे? तो शिक्षा और संस्कृति लेखक थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ था? तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ? तो सहनाई को। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? क्या नाम था इनका भाई? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलती है, देख लीजिएगा 11 नंबर में। 12 नंबर का बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन। क्या था? शमसुद्दीन। इसका आंसर का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? तो सुहित सहित का। किसका? सहित का। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो मुहर्रम के दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? गाना गाने का। अगला क्वेश्चन कि यदा कदा किस लेखक की काव्य खंड है? तो यतीन्द्र मिश्र की। किसकी? यतीन्द्र मिश्र की। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिली थी? 8 आना, मतलब 2 रुपया। यतीन्द्र मिश्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो उनको राजा पुरस्कार मिला था, भारत भूषण भी, और ऋतुराज, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे क्या से? तो शहनाई वादक से। अगला करते हैं शिक्षा और संस्कृति पाठ 12। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। किनकी? महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन कि हिंदू स्वराज के रचनाकार कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, इन सभी के विकास में, आत्मा के विकास में, बुद्धि के विकास में। तो इनमें से हो जाएगा इनका सभी हो जाएगा, इन सभी के विकास में। अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा कविता? इंग्लिश भाषा की कर लिए हैं।
आगे कोर्स कर लेते हैं। कह रखा है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो रूस के। कहाँ के? रूस के। कुछ क्वेश्चन इसमें 2 बार भी दे दिए गए। ये भी क्वेश्चन है कि 2 बार कि शिक्षा संस्कृति लेखक कौन है, तो पता है आपको, महात्मा गांधी। कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो गया। इनका जन्म को 2 अक्टूबर 1869 को ही बता दिए हैं। हाँ ये बोला महात्मा जन्म का तो गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में। वो पेज गलती था, यहाँ पर सही है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या एक पत्रिका है? ये क्या है? पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कविता और नाटक के रूप में, यानी इसका सी हो जाएगा। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने के भरसक कोशिश की थी? अहिंसक प्रतिरोधक, अहिंसक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी वकालत पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 93 से लेकर 14 तक, 1893 से 14 तक। गांधी जी के 2 हथियार थे, अहिंसा और सत्याग्रह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए कैसा? हस्तकला। अगला क्वेश्चन है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। महात्मा गांधी निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने पूरा बुक के काव्य खंड पूरा हम लोग कर लिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काव्य खंड का। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें पूरा रहेगा कैसे कविता रहेगा, उसमें गद्य खंड रहेगा। ये पद, उसमें पद खंड रहेगा, ये गद्य होता है, उसमें कविता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।